हेलो फ्रेंड्स, नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का जो 7वां अध्याय है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले 6 अध्याय हम कर चुके हैं, और आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 6 का एनसीईआरटी समरी का, ये नए पैटर्न के अनुसार चल रहा है। जो सीटेट का पैटर्न चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आया है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग होगा जो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डीपली में पढ़ना होगा। तो चलिए इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो नए तरीके से हम बना रहे हैं, और आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए इस अध्याय को करते हैं। इसमें देख सकते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में दिया गया है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये 7वां अध्याय है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए इसको आज हम करते हैं, इस चैप्टर को करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेरों वाला एक स्तंभ दिया गया है, जो कि अभी के समय में जो स्तंभ है ये आप रुपया या पैसा पे, भारतीय जितना भी करेंसी है उस पे आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं चित्र, जो कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए आगे पढ़ते हैं। दिया गया है कि हम जिन शेरों का चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं उनका एक क्या हुआ लंबा इतिहास है। उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। जो ये शेर वाला पत्थर आप देखते हैं, ये रुपये पर शेरों वाला स्तंभ देखते हैं, इसका काफ़ी लंबा इतिहास है। इसको कैसे बनाया गया है, उसको काट कर बनाया गया, फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर उसको चित्रित किया गया, उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चले आगे हम देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभ पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। और इससे पहले हम यह जानें कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे उसके राज और साम्राज्य के बारे में। यानी कि जो इतिहास के महानतम राजाओं में से कौन एक अशोक भी हैं, जिनके निर्देश पर स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं एक स्तंभ दिया गया है। ये आप रुपया पैसा जो भारतीय करेंसी है उस पर दिया जाता है, और एक बहुत बड़ी पहचान भी रखता है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस साम्राज्य पर अशोक शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब? 2300 साल पहले किया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से की थी। जो अभी अशोक जो अपने साम्राज्य पर शासन करते हैं उसका स्थापना 2300 साल पहले उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसकी सहायता से? जो चाणक्य थे, उनके गुरु थे, जिसका नाम कौटिल्य भी कई जगह पर आया है। तो इन्हीं की सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चाणक्य के कई विचार कहाँ पे मिलते हैं? अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र नामक एक बुक है जिसमें पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जीवन के बारे में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछा गया है कि अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है, जिसका नाम कौटिल्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वंश क्या चीज़ होता है। और वंश के बारे में चलिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो इसी में से मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। पहला कौन था? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और तीसरा था जो वो अशोक था, अशोक महान सम्राट। तो वंश क्या होता है कि एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं?
वंश कहते हैं। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जो साम्राज्य होता था उसमें बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से, यानी कि हम मानचित्र आपको दिखाएंगे, उसमें काले बिंदु से दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने जाने का एक क्या था, मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो चलिए हम तक्षशिला और इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तक्षशिला कहाँ है और उज्जैन कहाँ है, थोड़ा मानचित्र हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मानचित्र देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पे तक्षशिला है। और उज्जैन के बारे में भी हम देख लेते हैं, उज्जैन कहाँ पर है। उज्जैन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उज्जैन है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तक्षशिला कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में था। और मध्य एशिया से आने वाला जो मार्ग था, जो उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया से आने वाला जो मार्ग होता था, ठीक है, यहीं से क्या होता था कि आने वाले जो लोग थे तो यहीं से आते थे। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। उज्जैन कहाँ पे पड़ता था, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। और इसमें क्या होता था कि शायद इसमें नगरों के शिल्पकार और व्यापारी जो अधिकारी होते थे वो यहाँ रहा करते थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें क्या लाल बिंदुओं से दिखाया गया। इस इलाके को साम्राज्य के भीतर थे। जो इलाका जहाँ पे शिलालेख मिला गया वहाँ पे लाल बिंदु से इसको दिखाया गया है। तो ये लाल बिंदु आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, कंधार में भी मिला था। 10 हम अध्याय फर्स्ट करवा चुके हैं। 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख था। और किसके आदेश पर लिखवाया गया था यह अभिलेख, अशोक नामक सम्राट के आदेश पर ये अभिलेख लिखवाया गया था। तो ये जो रेड डॉट है, यहीं पे कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि अशोक के अभिलेख यहाँ पे मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में किसान और पशुपालक गांव में बसे हुए थे। जो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक कहाँ बसे हुए थे, गांव में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का हिस्सा था वहाँ ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग क्या करते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ठीक है, लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते होंगे। तो अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे कि अगर बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ का जो भाषा है वो अलग है, हिंदी है, भोजपुरी है और उर्दू है। तो आप देखेंगे राजस्थान में एक दूसरा भाषा है, वहाँ का जो पोशाक है अलग है, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना सारा कुछ अलग है। तो इसी तरह उस समय मौर्य साम्राज्य में भी ऐसा होता था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। साम्राज्य के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। साम्राज्य क्या होता था, राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न होता था। ठीक है, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता था, ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसलिए उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती थी। राज्य जो था वो साम्राज्य से भिन्न था, क्योंकि राज्य है एक छोटा था और साम्राज्य बहुत बड़ा था जो राजा के नियंत्रण में रहता था। उसको चलाने के लिए बहुत सारी सेनाएं की जरूरत होती थी, अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो इसके अधिकारी को जो वेतन दिया जाता होगा या सेना पे जो खर्च होता था उसके लिए बहुत बड़ी संसाधन की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं साम्राज्य और साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में
हम पढ़ते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का क्या होता था, सीधा नियंत्रण होता था। तो मौर्य साम्राज्य क्या हुआ था कि बहुत बड़ा था और इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास क्षेत्र के इलाके में सम्राट का क्या होता था, सीधा नियंत्रण होता था। इससे हम समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और उसके बाद राज्यों से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। तो भारत जैसे देश में लगभग बहुत सारे राज्य हैं। तो आप देखेंगे यूटीज जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे क्या होता है कि केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। इसी तरह यहाँ पे जो पाटलिपुत्र था वहाँ पे राजा का मौर्य साम्राज्य में यानी जो राजा का सीधा नियंत्रण यहाँ पे था उसका। और कुछ इलाकों पर जो संवेदनशील होता होगा और जिस पे आक्रमण होने की ज़्यादा संभावनाएं होती थी। तो यहीं से आप प्रभावित आप समझ सकते हैं कि यहीं से कहीं न कहीं राज्य और साम्राज्य हमारे देश में भी ऐसे ही व्यवस्था है, ठीक है। और राज्य का निर्माण होता है और राज्य से ही देश का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इलाके और गांव और शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से क्या किया जाता था, कर इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा करने के बाद राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें क्या देते थे, सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। क्या हुआ कि जो शिल्पकार थे या व्यापारी थे वो पशुपालक और किसान ये जो कर देते थे, जो राजा के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसी के द्वारा ये कर देते थे, ठीक है। अभी के समय में भी देखेंगे जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कई ऐसे अधिकारी हैं और कई ऐसे हमारे देश में एजेंसी है जो कि कर वसूलती है, ठीक है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य में भी ऐसा होता था। अगर जो ऐसा उल्लंघन करता हो, जो अधिकारी यानी कि राजा के आदेश को उल्लंघन करता होगा, राजा के आदेश का जो उल्लंघन करता होगा वो अधिकारी उनको क्या देते थे, सजा देते थे। और अभी के वर्तमान सिस्टम में भी ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कई जगह पुलिस व्यवस्था भी है, भारत में पुलिस व्यवस्था जैसे है और अभी अधिकांश दुनिया में ये पुलिस व्यवस्थाएं चलती आ रही है। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। इनमें से कई अधिकारियों को क्या दिया जाता था, वेतन नियमित वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो संदेश वाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। और सबके ऊपर सम्राट और राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। तो क्या होता था कि जो संदेशवाहक होते थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्री होते थे उन सब पर नियंत्रण रखते थे। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट सिस्टम है, भारत में कैबिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा भारत सरकार का जो कैबिनेट होता है उसके द्वारा जितने भी देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर क्या किया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। तो आप देखेंगे जो हमारा डेमोक्रेसी है कहीं न कहीं इससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे राज्य और साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर देखेंगे जो प्रचलन था, उसी तरह अभी देखेंगे जो हमारा राज्य है, कई ऐसे राज्य हैं और उसके बाद राज्यों से देश का निर्माण होता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जैसे अभी देखेंगे भारत में कई ऐसे भारत देश में कई राज्य हैं और कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। जो प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला और उज्जैन, यहीं से शासन किया जाता था। जैसे अभी वर्तमान में दिल्ली से पूरे देश पर शासन किया जाता है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का क्या किया जाता था, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था।
जो राजा के पुत्र होते होंगे तो उनको क्या किया जाता था, जो राजकुमार थे उनको राजपाल, यानी अभी भी देखेंगे कि गवर्नर सिस्टम भारत में है और जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हर एक राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है, उसी तरह उस समय भी मौर्य साम्राज्य में भी राजकुमारों को राजपाल यानी गवर्नर के रूप में बनाकर भेजा जाता था, किस लिए, शासन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि स्थानीय परंपरा और नियमों को ही अधिकतर लोग मानते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रादेशिक देशों के बीच विस्तृत क्षेत्र है, इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक क्षेत्र था वहाँ पे विस्तृत क्षेत्र था, इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। आवागमन के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया, उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये हमेशा याद आप रखिएगा कि जो संसाधन था उससे कर और भेंट के रूप में किसको, राजा को कर मिलता था, उसे इकट्ठा भी किया जाता था। और फिर ये सारे चर्चाएं अर्थशास्त्र में मिलता है। और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ से कंबल और दक्षिण भारत से क्या मिलता था, सोना और कीमती पत्थर मिलता था। आप देखेंगे दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्र है और वहाँ पे जो पत्थर है आसानी से मिल जाता होगा, तो यहाँ से प्रसिद्ध यानी पत्थर मिलता था। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना किसे कहते हैं, हम देखते हैं। नजराना यहाँ पर देख सकते हैं जो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। जो कर होता था नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना और अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने को विधिवत पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोग से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, जो ऐसे लोगों से ये नजराना लिया जाता था जो स्वेच्छा से दे सकते थे और नियमित ढंग से इन्हें क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राजधानी और सम्राट के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में दिया गया है, एक नज़र हम पढ़ लेते हैं इसको। मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कुछ देखा और उसके विवरण के बारे में लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या देखा है और क्या लिखा है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये आ चुका है सीटेट में कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो जो यूनानी राजा था सेल्यूकस निकेटर, इसी का राजदूत था। और ये यूनानी राजा कहाँ थे, पश्चिम एशिया के थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में थे, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, वो जो देखा और उसके बारे में लिखा है। सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षकों पैरों को लेकर चलते थे। इन पैरों पर क्या होते थे, प्रशिक्षित एक तोता का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से ये घिरे हुए रहते थे। तो इससे आप पता चल सकता है कि उस समय भी मौर्य साम्राज्य, जो कि काफ़ी पुराने बात है, ये काफ़ी सालों की बात है, उस समय भी महिलाओं को कहीं ना कहीं सेना में भागीदारी दिया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वे हमेशा इस बात से डरे हुए रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले क्या होता था कि नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार
2 रात एक ही कमरा में नहीं सोते थे। तो समझ सकते हैं कि जो शासक होता था, राजा होता था, उनका जीवन कितना कठिन था कि एक यानी कि इतना डर था कि खाना खाने से पहले भी उनका नौकर उस खाने को चखता था। और उसके बाद रात में यानी कि एक जगह 2 रात तक एक कमरा में वो नहीं सोते थे, चेंज बराबर एक कमरा से दूसरे कमरा में वो सोते रहते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। आधुनिक पटना के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें कितने बुर्ज हैं? 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ठीक है, 2 या 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, और राजा के महल भी काठ से बने हैं, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और यहाँ चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए क्या गए बनाए गए बसेरे बनाए गए। ठीक है, जो पाटलिपुत्र नगर के बारे में दिया गया है उसमें कितने बुर्ज थे? 570 और 64 द्वार थे। 3 मंजिल वाले 2 या 3 मंजिल वाले घर थे और लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। और जो राजा के महल था वो भी किससे बना हुआ था? काठ से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों ओर क्या हुआ कि उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। अशोक और एक अनोखा सम्राट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसमें मिलता है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिलता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अशोक का जो ज़्यादातर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। यह सबसे ज़्यादा अशोक का ही अभिलेख मिलता है। और अशोक के समय में इससे भी आप पता लगा सकते हैं, जो कंधार में 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला था, वो अशोक नामक सम्राट के आदेश पर ही उत्कीर्ण करवाया था। और इससे आप पता चल सकता है कि जो कंधार है वर्तमान में अफगानिस्तान, ये उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो कलिंग युद्ध के बारे में ज़रूर आप, अगर अशोक के बारे में पढ़े हैं तो कलिंग युद्ध के बारे में ज़रूर आप पढ़े होंगे। तो अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया था, जो कि वर्तमान में अभी उड़ीसा जो है वही कलिंग उस समय था। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए और 1 लाख लोग से ज़्यादा मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जबकि किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लोग लाखों मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। और इसलिए मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसे शिक्षा देने का निश्चय किया। ठीक है, तो कलिंग विजय के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, इसी से पता चलता है कि जो एक महान योद्धा होने के बावजूद भी वो जो दुख देखे और जो दुख देखा अशोक ने, और जो लोगों को यानी कि जितना खोना पड़ता था, ये सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने विचारों को बदल लिया और निश्चय कर लिया कि उसके बाद हम युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे, और धर्म का पालन खुद किया और इस धर्म का पालन करने के लिए दूसरों को भी कहा और दूसरों को भी शिक्षा दिया। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि धर्म के माध्यम से लोगों को क्या किया जा सकता है? दिल जीता जा सकता है। ठीक है, धर्म के माध्यम से ही लोगों को दिल जीता जा सकता है। जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है,
तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो कि अशोक एक महान सम्राट होने के बावजूद भी हिंसा को नहीं वो मानते हैं, हिंसा को सही नहीं मानते हैं। जितना हो सके हम प्यार से उसे हम बातचीत के माध्यम से हिंसा को हम एक प्यार में बदल सकते हैं और हम बिना हिंसा किए हुए भी व्यक्ति को समझा सकते हैं और उसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। लेकिन अभी वर्तमान दुनिया में आप देखेंगे जितना फाशीवाद यानी कि धर्म को लेकर जितना नफरत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप इससे आप सीख पा सकते हैं कि युद्ध करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप लोगों को दिल नहीं जीतेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति पर बलपूर्वक विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अशोक ने निर्णय लिया कि इस संदेश को हम अपने अभिलेखों के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाएंगे और दूसरे लोगों को भी ये सारी शिक्षाएं देंगे और अपने बेटे और पोतों को भी कहेंगे कि युद्ध करना सही नहीं है। तो जो अशोक का यही धम्म नीति था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम ही कलिंग था। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से वीर तृष्णा हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अशोक का जो धम्म नीति है वो क्या था। यहाँ पर उससे पहले हम देख लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर के मूर्ति को देखो। ठीक है, बिहार के कहाँ से मिला है? रामपुरवा में मिला है। ये मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी भी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये मौर्य काल के समय का एक मूर्ति कला का एक नमूना है। तो चलिए हम अशोक के धम्म की नीति में थोड़ा हम पढ़ते हैं। अशोक का क्या धम्म नीति था? अशोक का धम्म क्या था? ठीक है, अशोक के धम्म में किसी देवता पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकताएं नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि बुद्ध के उपदेशों से भी वो प्रेरित थे। ठीक है, तो उनका धम्म नीति यही था कि जो हम कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे कुछ नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अपना व्यवहार अच्छा देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपना जो प्रजा था, उनका जो प्रजा था, उनको भी निर्देश दे कि वो बुद्ध के उपदेशों से भी वो निर्देश दें कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने व्यवहार में एक प्रजा को एक प्यार से हमें समझाना चाहिए और बिना युद्ध किए, बिना दबाव की बनाए उस पर हम उस पे शासन कर सकते हैं और उसको सुख शांति और समृद्धि के लिए हम उसे अपने शासन व्यवस्था का हिस्सा बना सकते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों को उसके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवारों में वो पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। क्या है? उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो क्या हुआ कि ऐसी कई सारी समस्याएं थी और संवेदनाएं थी कि साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और उनके बीच कई बार क्या हुआ कि बार बार टकराव पैदा हो जाता था कि कोई लोग यानी कि कोई दूसरे धर्म में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और किसी धर्म में उसी जानवरों को पूजा जाता था। जैसे अभी देखेंगे जो हिंदू लोग हैं वो गाय को एक पूजनीय देवता के रूप में, एक जानवर के रूप में मानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ कि परिवार और पड़ोसी में झगड़े होते रहते थे और यही सब कारण के कारण उनका यानी अशोक ने अपना कर्तव्य समझते हुए यह सुनिश्चित किया कि हम एक अधिकारी को नियुक्ति करेंगे जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देंगे। ठीक है,
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों पर शिलालेखों स्तंभों में खुदवाया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। ठीक है, जो अशोक थे, जो धम्म अधिकारी को नियुक्ति किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शिलाओं और स्तंभों पर वो अपने संदेश खुदवाए। अब फिर जाकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमारा जो प्रजा है, वो जो नहीं पढ़ सकता है, वो आप जाकर उनको पढ़कर समझाइए, उस संदेश को समझाइए और फिर अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कई सारे देशों में अपने दूत भेजे, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह भी बनवाए और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त मनुष्यों और जानवरों की चिकित्साएं सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, जो कि अभी वर्तमान दुनिया में ये सारे चीज़ प्रासंगिक हो जाती है। जो प्रजा के लिए हमें जो काम करना चाहिए वो अभी के समय में आप देखेंगे ऐसा नहीं हो रहा है। अभी देखेंगे कि जो जिस देश में भी जो शासन व्यवस्था प्रणाली है और जहाँ के जो भी अधिकारी हैं या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, हर देश का प्राथमिकता होता है सुरक्षा, और जो जितना सुरक्षा पे खर्च किया जाता है उससे कम हम जनता पे खर्च करते हैं और उनका जीवन स्तर वैसे ही रहता है जैसे कई वर्ष पहले था। अभी भी भारत में आप देखेंगे कि जितना शिक्षा पे खर्च नहीं किया जाता, जितना हॉस्पिटल पे नहीं खर्च किया जाता है, उससे ज़्यादा कहीं अन्य चीज़ों पे खर्च किया जाता है। जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो मनुष्य को हर हाल में मिलना चाहिए। अन्यंत्र में दिया गया है कि जब मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन का दीवार का निर्माण शुरू कराया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था कि उत्तरी सीमा से जो पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अब समझ सकते हैं, एक पशुपालक से रक्षा करने के लिए, जो कि अभी दुनिया में सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता ही रहा। 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता ही रहा, क्योंकि इस साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर क्या है लंबा है तथा पत्थर ईंट से बनी है और इसकी ऊपरी सतह सड़कें जैसे चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2400 वर्ष पहले, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले चीन सम्राटों ने एक दीवार का निर्माण करवाया था। किससे रक्षा करने के लिए? पशुपालक, जो उत्तरी सीमा में पशुपालक थे, उनसे रक्षा करने के लिए एक दीवार का निर्माण कराया और लगभग इसका जो निर्माण काल 2000 वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि इस साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो समय समय पर बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा था। और ये बनाया गया था किस चीज़ से? पत्थर और ईंट से बनी हुई थी और इसकी ऊपरी सतह जो था वो सड़क जैसी क्या थी? चौड़ी थी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और लगभग 100 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए क्या बनाया गया? बुर्ज बनाया गया था। ठीक है, 100-200 मीटर पर एक बुर्ज बनाया गया था और निगरानी करने के लिए कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है कोई इसमें। पहले वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।